सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। हमने अभी एक टॉपिक कवर किया था प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज। उसका जो रिमेनिंग टॉपिक है इस चैप्टर का वो है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। अब इंसानों में कैसे होता है इसका गैसेस का एक्सचेंज, उसको हम स्टडी करेंगे। ह्यूमंस हैव एन एफिशिएंट रिस्पायरेटरी सिस्टम अडॉप्टेड वेल फॉर द टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। क्योंकि हायर मैमल्स में आते हैं ह्यूमंस, तो इनके सिस्टम वेल डेवलप होंगे। इसी तरह से इनका रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो फुली एफिशिएंटली डेवलप्ड होता है, अडॉप्टेड होता है। किस लिए? टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ के लिए। जो ज़मीन पे क्योंकि ज़िंदगी गुजारनी होती है ह्यूमंस को, तो इनका जो मूड ऑफ लाइफ है उसके मुताबिक इनके सारे सिस्टम वेल डेवलप्ड होते हैं, हायर ऑर्गेनाइज होते हैं, जस्ट लाइक रिस्पायरेटरी सिस्टम। This system ensure a smooth exchange of gases between the environment and the human body. ये सिस्टम क्या मेक श्योर करते हैं, क्या पॉसिबल बनाते हैं? ये सिस्टम फुली डिवेलप होते हैं और ये हेल्प करते हैं ताकि एक बिना किसी रुकावट के, स्मूथ एक्सचेंज का मतलब है बिना किसी रुकावट के गैसेस का एक्सचेंज हो बाहर के इन्वायरमेंट और ह्यूमन बॉडी के दरमियान। ये सिस्टम इस काबिल बनाते हैं बॉडी को कि बिना किसी के मसले के गैसेस एक्सचेंज हो बॉडी के और बाहर के इन्वायरमेंट के बीच में। दिस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कंपोनेंट्स विच आर एयर पैसेज वे एंड लंग्स। अब इस सिस्टम को जब हम स्टडी करेंगे तो ये दो फर्दर जो मेन कंपोनेंट है उसमें डिवाइड होता है, जिसमें एक एयर पैसेज वे और लंग्स हैं। अब इनको हम स्टडी करेंगे। पहले एयर पैसेज वे कौन से होते हैं? When air enters the body, it passes through connected tubes to reach the lungs. सबसे पहले जब हवा जो है वो हमारी बॉडी में एंटर होती है तो वो गुजरती है किस से? एक ट्यूब जो होता है कनेक्टेड होता है किस से? लंग्स के साथ। आप लोगों ने एक लेंथी ट्यूब देखा होगा, यहाँ पर डायग्राम में मैं दे दूँगी। इस ट्यूब के थ्रू जो है हवा बॉडी में जब एंटर होती है तो वो हवा कहाँ तक जाती है? गुजर के इस ट्यूब से लंग्स तक पहुंचती है। आफ्टर गैसेस एक्सचेंज, एयर मूव फ्रॉम द लंग्स टू द आउटसाइड थ्रू द सेम कनेक्टेड ट्यूब। जब गैसेस एक्सचेंज हो जाता है बाहर के इन्वायरमेंट में और इंटरनल जो बॉडी है इसके दरमियान गैसेस एक्सचेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, तो हवा जो है वो फिर लंग से इसी ट्यूब के थ्रू बॉडी से निकल जाती है। पूरा प्रोसेस करने के बाद जो बाहर जो हमें वेस्ट गैस निकालनी होती है बॉडी से, तो वो भी इसी ट्यूब के थ्रू जाती है। दिस कनेक्टेड ट्यूब्स आर कलेक्टेडली कॉल्ड द एयर पैसेजवेज। इन तमाम ट्यूब्स को जो हेल्प आउट करते हैं गैसेस के एक्सचेंज में इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इसको हम कहेंगे एयर पैसेजवे। तो वो तमाम हवा की नालियाँ जो जिस्म में हैं, जो किस चीज़ में हेल्प करती हैं? गैसेस को बॉडी में लाने और बॉडी से बाहर निकालने में, उनको कहते हैं एयर पैसेजवे। इट कंसिस्ट ऑफ नोस्ट्रिल्स एंड नेजल कैविटीज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। ये तमाम इनके पार्ट्स होते हैं। अभी हम इनको एक एक करके समझेंगे कि कहाँ होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। ये तमाम पैसेजवेज में ये सारे पार्ट्स आते हैं जो हेल्प आउट करते हैं गैसेस एक्सचेंज में। टू ओपनिंग आर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स लाइज ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हेड। सबसे पहले एक्सटर्नल दो नोस्ट्रिल्स होते हैं जो कि वेंट्रल साइड, जो सर है उसके वेंट्रल साइड पे ये दो ओपनिंग होंगे, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होंगे। दे अलाउ द एयर फ्रॉम द आउटसाइड इनटू टू नेजल कैविटीज़। इनके ज़रिए हवा बाहर से, ये बेसिकली नाक की बात कर रहे हैं कि उससे बाहर से जो हवा आएगी वो नेजल कैविटी, हमारी जो नोज़ के अंदर आगे कैविटी होगी वहाँ तक ये जाएगी। सबसे पहले एंट्री वहाँ से होगी हवा की। हेयर द एयर इज़ वार्म्ड, moistened and dust free by the hair and the mucous membrane of the nasal cavity। अब नाक में क्योंकि क्या चीज़ होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं और हेयर्स होते हैं हमारी नाक में, हमारी नोज़ में। तो वो क्या काम परफॉर्म करते हैं? ये हवा जो बाहर से हमारी नाक में गई, ये क्या करती है? वहाँ पर हवा को सबसे पहले उसको रोकती है, वहाँ उसको वार्म करेगी, क्योंकि बाहर के का जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से बहुत डिफरेंट है। ठंडी हवा जब आएगी तो वहाँ पर रुकेगी नोज़ में, वो उनको वार्म करेगी, गर्म करेगी। मॉइस्चर, उनमें मॉइस्चर डालेगी क्योंकि वो रब कर सकता है हमारी नेज़ल कैविटी को, डैमेज कर सकता है, इसलिए उसको वहाँ मॉइस्चर किया जाता है।
और उसको डस्ट फ्री किया जाता है। कौन करता है? ये हेयर और म्यूकस मेम्ब्रेन करती है। म्यूकस मेम्ब्रेन उनको वार्म एंड मॉइस्चर करती है, जबकि नेज़ल हेयर जो है, नोज़ में जो हेयर्स हैं, वो इसको गर्द से पाक करते हैं, मतलब हवा को फिल्टर करके आगे भेजा जाता है ऑफ द नेज़ल कैविटी। द नेज़ल कैविटी लीड into the pharynx, which is about 4.5 inches long muscular passage. It is also lined by the mucous membrane. नेज़ल कैविटी के बाद जो पोर्शन आता है वो है फेरिंग्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, मैं ये दूसरी डायग्राम्स भी मेंशन कर रही हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि फेरिंग्स जो है नेज़ल कैविटी यहाँ से होती हुई, ये नोस्ट्रल्स है, ये नेज़ल कैविटी पहले नोस्ट्रल से आएगी, फ्रेश एयर यहाँ पर स्टे करेगी नेज़ल कैविटी में, और इसमें वार्म होगी, इसमें मॉइस्चर होगी और फिल्टर आउट होकर आगे जाएगी इस पोर्शन में। यहाँ पर फेरिंग्स है। फेरिंग्स क्या है? नेज़ल कैविटी के बाद जो सबसे पहले पाइप आती है, एयर पाइप, वो है जो कि 4.5 इंचेस लॉन्ग होती है और ये मस्कुलर है। मस्कुलर मतलब स्ट्रेच्ड वगैरह हो सकती है। इट इज़ आल्सो लाइन्ड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन, और इसके साइड्स पे म्यूकस मेम्ब्रेन इसके साथ लगी होती है। तो अब आगे हम इसको करेंगे कि आगे इनमें कौन से हैं इसके पार्ट्स। द एयर मूव फ्रॉम द फेरिंग्स इन टू द लैरिंग्स आर वोकल बॉक्स। अब फेरिंग्स जो सेकेंड पोर्शन था नेज़ल कैविटी के बाद, उससे ये जो एयर है ये मूव होती हुई कहाँ तक जाएगी? लैरिंग्स तक, या जो वॉइस बॉक्स है जिसके ज़रिए हमारी आवाज़ मतलब प्रोड्यूस होती है। इट्स सराउंड द अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया। अब ये इसका तीसरा पोर्शन होता है और ट्रैकिया के ऊपर वाले हिस्से को इसने सराउंड किया होता है। द कैविटी ऑफ द लैरिंक्स इज आल्सो लाइन्ड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। सेम ये वाली जो पाइप है, एयर पाइप, ये भी उसी तरह से किससे बनी होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। इन सब का काम होता है कि इस हवा को आगे पहुंचाना बिना कि वो इस एयर पाइप जो है इनको डैमेज करें, इसलिए वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ताकि वो उनको मॉइस्चर फराहम करे। एट द बैक ऑफ द फेरिंग्स आर टू पैसेजेस। फेरिंग्स के बैक साइड पर दो रास्ते होते हैं, एक तरह से पाइप होती है, वन ओपनिंग इनटू द एसोफेगस। एक, अब ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, एक ओपनिंग जो होगी पैसेजेस, एक जो रास्ता है वो एसोफेगस में ओपन होगा, और उसका जो डॉर्सल जो पीछे वाला उसकी साइड है वो होगी ओपन इनटू द ग्लॉटिक्स। ग्लॉटिक्स कहाँ होगा? इनटू द ट्रैकिया ऑन द वेंट्रल साइड। द ग्लॉटिक्स इज गार्डेड बाय अ lid like structure called the epiglottis। ये यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर फेरिंग्स के बाद ये जो ट्रैकिया शुरू हो रहा है, ये लेरिंग्स के बाद जो ट्रैकिया शुरू हो रहा है, ये आगे दो पैसेजेस वे में डिवाइड होगा। मैं नेक्स्ट यहाँ पर पिक्चर दे दूँगी, आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो आ रहा है फेरिंग्स, ये दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है बैक साइड पे। एक साइड है वो ओपन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम उसका होता है। कहाँ पर? वो ओपन होगा एसोफेगस में। उसका काम है फूड को कैरी करना, जो माउथ से उनकी एंट्री हो रही है। दूसरी जो ओपनिंग है वो है ग्लॉटिक्स की, जो ट्रैकिया के साइड वेंट्रल साइड पे ओपन हो रही है। ग्लॉटिक्स जो है उसके ऊपर एक लीड होता है, एक तरह का उसको ओपन या क्लोज करने के लिए एक हम कह सकते हैं कि माउथ होता है, ओपनिंग एक लीड होता है उसको बंद करने के लिए, जिसको कहते हैं एपिग्लॉटिक्स। एपिग्लॉटिक्स का क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि एट अ टाइम जब हम सांस भी ले रहे हैं, फ्रेश एयर भी अंदर जा रही है और साथ में कोई फूड भी ले रहे हैं, खा भी रहे हैं, तो ये वाली जो एक साइड है जहाँ पर एक साइड से हवा अंदर जाएगी बॉडी में फेरिंग्स के थ्रू, और फिर ये ग्लॉटिक्स जो है ये इसको एपिग्लॉटिक्स जो है ये ग्लॉटिक्स को बंद कर देगी, ताकि दो जो कैविटीज़ हैं उनके पैसेज वे एक दूसरे को ब्लॉक ना करें। एक साइड से ईज़िली एयर पास हो और दूसरी साइड से ईज़िली जब फूड अंदर आए तो उसके लिए ये खोले और दूसरी साइड से वो पास हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेरिक्स ओपन इनटू द ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया, लेरिक्स के बाद जो पोर्शन आता है वो ट्रैकिया है, और विंड पाइप जिसको हम कहते हैं, हवा की नाली स्पेसिफिकली जो इसके लिए बनी है। इट इज़ अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। इट लाइज वेंट्रल टू द एसोफेगस एंड एक्सटेंड टू द चेस्ट कैविटी और थॉरिक्स। ये एसोफेगस के वेंट्रल साइड पे होता है और ये नीचे जाता जाता चेस्ट कैविटी या जिसको हम कहते हैं थोरिक्स, वहाँ तक ये
लाई करता है, वहाँ तक ये पहुँचा होता है। ट्रैकिया की बात कर रही हूँ। द इनर सरफेस ऑफ द ट्रैकिया इज सीलिएटेड एंड सिक्रीट म्यूकस। जो ट्रैकिया का इंटरनल अगर स्ट्रक्चर की बात करें, बाकियों पे तो हमने पढ़े हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन उनके साइड्स पर होता है। यहाँ पर जो ट्रैकिया का इंटरनल सरफेस है, इनर सरफेस है, वो सीलिएटेड होता है। छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर उन पर होते हैं, सीलिया, जो क्या करते हैं वहाँ पर, म्यूकस सेक्रीट करते हैं। सेम इनका फंक्शन क्या होगा, इनका भी फंक्शन वही है, इस हवा को प्योरीफाई करना और उसको क्या करना, मॉइस्चर पर फराहम करना। म्यूकस मेम्ब्रेन इसलिए है। दिस हेल्प, ये आगे लिखा भी हुआ है, दिस हेल्प टू फिल्टर मॉइस्चर एंड वार्म द इनकमिंग एयर। जो हवा यहाँ आ रही है, इसको फंक्शन इसका क्या होगा, यहाँ पर म्यूकस बार बार जो आ रहा है, ताकि इस हवा को फिल्टर आउट करें, जो भी डस्ट पार्टिकल है उससे हटाएं, मॉइस्चर करें, उनमें मॉइस्चर भी ऐड करें और वार्म करें उसको। मैंने आपको बताया कि हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट बहुत डेलिकेट होता है, बहुत डिफरेंट होता है बाहर से, तो उसके साथ इसको कंपेटेबल बनाने के लिए कि वो डैमेज ना करें हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को, टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, वार्म करेंगे इनकमिंग एयर को। द ट्रैकिया है 16 to 20 सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग। इसकी मैं यहाँ पर डायग्राम आपको दे रही हूँ कि इसकी शेप कैसे होगी। ये आप डायग्राम देखें, ये कार्टिलेजिनस शेप होगी 60 से कितनी 20 से 16 से 20 सी शेप तक इसकी शेप होगी। आप यहाँ देखेंगे इसकी कि कैसे ये होते हैं, और विच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलेप्सिंग एंड कीप द पैसेज ऑफ एयर ओपन। क्या करेंगे, कार्टिलेजिनस अब रिंग जो है, थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने वो दी है कि सख्ती दी है ताकि ये जो पाइप है ये कोलेप्स ना हो, आपस में बिल्कुल बंद ना हो, और इससे जो एयर है वो आसानी से गुजर सके, हमें सांस लेने में कोई मसला ना हो। इनसाइड द थोरिक्स द ट्रैकिया डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई। अब ये इसका मेन है कि अब जो थोरिक्स तक ट्रैकिया आया, जो क्या था, एक कार्टिलेजिनस शेप में था, वो अब डिवाइड हो जाएगा 2 फर्दर पैसेज वे में। एक लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, एक राइट साइड पे, और इनको हम कहेंगे ब्रोंकाई। 2 ब्रांचेस जो बने हैं इनको हम कहेंगे ब्रोंकाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 ब्रांचेस ऐसे यहाँ पर डिवाइड हुए हैं। मैं आपको क्लियर डायग्राम भी दे दूँगी, एक यहाँ डिवाइड हुआ है, एक यहाँ। दिस वाज ट्रैकिया, यहाँ पर ट्रैकिया है, और ये डिवाइड हुआ है लेफ्ट और ये राइट साइड पे। अब अगर हम देखें, ईच ब्रोंकस इंटर द लंग्स ऑन इट ओन साइड, एज आई अर्लियर सेड, एक लेफ्ट में एक राइट में डिवाइड हुआ था, तो एक लेफ्ट लंग में इंटर होगा ब्रोंकाई और एक राइट हैंड में। The bronchi also passes the cartilaginous ring but smaller than those of the trachea. अब ये जो ब्रोंकाई है, जो 2 फर्दर पाइप बने हैं इसके लिए, एयर के लिए, ये भी इसकी नेचर जो है वो ट्रैकिया की तरह होगी, लेकिन फ़र्क ये होगा क्योंकि ये छोटे हैं और फर्दर डिवाइड हुए हैं, तो इनके अंदर जो कार्टिलेजिनस रिंग होंगे वो छोटे होंगे बनिस्बत किसके, जो ट्रैकिया में थे, क्योंकि ट्रैकिया एक सिंगल विंड पाइप था जिसमें बहुत सारी हवा एक साथ आ रही थी, और ये जो ब्रोंकाई है ये 2 अलग में डिवाइड हुए हैं, तो इनकी जो वो शेप है वो थोड़ी सी चेंज हो गई। ईच ब्रोंकस ऑन इंटरिंग द लंग डिवाइड एंड सब डिवाइड प्रोग्रेसिवली इनटू स्मॉलर ब्रोंकाई। अब ये जो एक लेफ्ट और एक राइट साइड पे जो वो हुए हैं, डिवाइड हुए हैं ब्रोंकस, ये जब लंग में एंटर होंगे, एक राइट में एंटर होगा, एक लेफ्ट में, तो वो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगे। बिल्कुल इनके ऐसे बन जाती है जैसे हम ग्रेप्स में देखते हैं ना, अंगूर का जो वो होता है उसमें जो उनके स्टेम ब्रांचेस जो डिवाइड होते हैं, बिल्कुल ये ब्रोंकाई जो है ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा, सब डिवाइड, और उससे प्रोग्रेसिवली और डिवाइड, छोटे से छोटी ब्रांच में ये डिवाइड होते जाएंगे, छोटे से छोटे ब्रोंकाई में। When the smaller bronchi attain the diameter of 1 millimeter or less, जब वो इतने डिवाइड हो जाएं फर्दर के, उनका आखिरी जो एक क्या है कि ब्रोंकाई जो है उनका डायमीटर 1 मिलीमीटर तक पहुंच जाए, फर्दर फिर ये डिवाइड नहीं होंगे। इनको अब हम कहेंगे ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स हैव नो कार्टिलेज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं इन विड्थ, इन डायमीटर, तो इनमें कार्टिलेज नहीं आ सकते। दे आर वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट, तो इनमें कोई कार्टिलेज नहीं होता ब्रोंकियोल्स में। ईच ब्रोंकियोल एंड इन अ डक्ट।
अब ब्रोंकियोल जो है वो इस शेप में आ जाएंगे, उनको अब फर्दर ज़रूरत नहीं है डिवाइड होने की। उनके एंड के साथ क्या हो जाते हैं, एक डक्ट की फॉर्म में वो एंड हो जाते हैं, छोटे छोटे इनके साथ क्या क्लस्टर या पाउच लग जाते हैं। ये जो शेप है ये ब्रोंकियोल है। फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकते, मिलीमीटर तक इनकी 1 मिलीमीटर या इससे भी छोटी इनकी डायमीटर हो गई है, बस यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे। और ये जो इनकी इसकी ये वाली जो शेप है, ये सारे किस चीज़ की हैं, ये छोटी छोटी क्लस्टर या पाउच बन गए हैं जो बिल्कुल ग्रेप्स की, अंगूर के गुच्छों की जो शेप दे रहे हैं। ये जो पाउच है ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, मतलब इनके स्ट्रक्चर को या इनको हम डायरेक्टली नेकेड आई से नहीं देख सकते क्योंकि ये इतने डिवाइड हो चुके होते हैं। क्योंकि ये जो है ब्रोंकियोल सॉरी, इनका डायमीटर मिलीमीटर में है। सो गैस व्हाट, ये तो फिर उनसे भी छोटे होंगे। इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एल्वोलस। प्लूरल जो है इन सब को, बहुत सारों को एल्वोलाई कहते हैं, सिंगुलर को यहाँ पर एल्वोलस कहेंगे। एल्वोलाई क्या है, उनका क्या फंक्शन है। एल्वोलाई आर थिक वॉल्ड, थिन वॉल्ड सॉरी, थिन वॉल्ड होंगे, बहुत पतली सी इनकी आउटर वॉल होगी क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं डायमीटर में। एंड प्रोवाइड द सरफेस फॉर गैसेज एक्सचेंज। और इनका क्या फंक्शन होता है, ब्लड लेवल पे जो गैसेज एक्सचेंज होगी, जो मिनिमम से मिनिमम लेवल पे है, उनके लिए ये इनकी स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन ये है। देयर वॉल आर कवर्ड विद अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज वेयर गैसेज एक्सचेंज अकर। इनकी जो वॉल है वो मिलियंस में नेटवर्क ऑफ ब्लड जो कैपिलरीज हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट लेवल पर गैसेज एक्सचेंज करती हैं, जिनमें सबसे स्मॉल लेवल पर। ओके, सो आर नेक्स्ट टॉपिक इन दिस गैसेज एक्सचेंज इन ह्यूमन इज एयर पैसेजेस वे के बाद ब्रोंकाई से होते हुए ये ब्रोंकियोल्स जब एंटर होते हैं लंग्स में, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है द लंग्स आर प्लेस्ड इन द चेस्ट कैविटी। उसकी लोकेशन की मैं बता रही हैं कि चेस्ट कैविटी जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चेस्ट का एरिया है। इसमें जो कैविटी है, फॉर एग्जांपल जो हम कह सकते हैं कि रिब बोन जो है उसके के अंदर ये प्रोटेक्टेड होते हैं लंग्स। तो यहाँ पर द लंग्स आर placed in the chest cavity. From above and side, lungs are enclosed by the chest wall, while there is a thick muscular structure called the diaphragm above the lungs. अब यहाँ पर मस्कुलर एक स्ट्रक्चर होता है थिक, जो किस काम के लिए होता है, इनकी प्रोटेक्शन के लिए, जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। और ये लंग्स के बिल्कुल बिलो होता है, यहाँ और यहाँ पर लोकेशन होती है। जब हम इनहेलेशन या एक्सहेलेशन करते हैं, एयर को अंदर लाते हैं, हवा को सांस जब लेते हैं बाहर लेकर जाते हैं, तो आपने यहाँ पर अपनी बॉडी में फील किया होगा कि ये इस तरह से इसकी मूवमेंट चेंज होती रहती है, एक्सटेंड या फिर नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पर जो मस्कुलर एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये सारा इनक्लोज्ड होता है जी प्रोटेक्शन के लिए, उसको कहते हैं डायफ्राम, और वो थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें कि लंग्स होते कहाँ हैं, तो लंग्स जो हैं वो चेस्ट कैविटी में होते हैं। ओके, सो आर नेक्स्ट टॉपिक इन दिस गैसेज एक्सचेंज इन ह्यूमन इज एयर पैसेजेस वे के बाद ब्रोंकाई से होते हुए ये ब्रोंकियोल्स जब एंटर होते हैं लंग्स में, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है द लंग्स आर प्लेस्ड इन द चेस्ट कैविटी। उसकी लोकेशन की मैं बता रही हैं कि चेस्ट कैविटी जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चेस्ट का एरिया है। इसमें जो कैविटी है, फॉर एग्जांपल जो हम कह सकते हैं कि रिब बोन जो है उसके के अंदर ये प्रोटेक्टेड होते हैं लंग्स। तो यहाँ पर द लंग्स आर placed in the chest cavity. From above and side, lungs are enclosed by the chest wall, while there is a thick muscular structure called the diaphragm above the lungs. अब यहाँ पर मस्कुलर एक स्ट्रक्चर होता है थिक, जो किस काम के लिए होता है, इनकी प्रोटेक्शन के लिए, जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। और ये लंग्स के बिल्कुल बिलो होता है, यहाँ और यहाँ पर लोकेशन होती है। जब हम इनहेलेशन या एक्सहेलेशन करते हैं, एयर को अंदर लाते हैं, हवा को सांस जब लेते हैं बाहर लेकर जाते हैं, तो आपने यहाँ पर अपनी बॉडी में फील किया होगा कि ये इस तरह से इसकी मूवमेंट चेंज होती रहती है, एक्सटेंड या फिर
नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पर जो मस्कुलर एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये सारा इनक्लोज्ड होता है जी में प्रोटेक्शन के लिए, उसको कहते हैं डायफ्राम, और वो थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें कि लंग्स होते कहाँ हैं, तो लंग्स जो हैं वो चेस्ट कैविटी में होते हैं। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं